Hello students. Today we read Civics Chapter 4 Understanding Law. कानून की समझ या कानून के बारे में जानना. आप कई कानून के बारे में जानते होंगे, जैसे द एज ऑफ मैरिज, द एज ऑफ विच पर्सन कैन वोट, एंड परहैप्स इवन द लॉ डीलिंग विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के सेलिंग और बाइंग के लॉ के बारे में भी कुछ लोग जानते होंगे. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाने का काम करती है, पर क्या सारे कानून सभी के लिए बराबर हैं? कैसे नए कानून बनते हैं? हाउ डू न्यू लॉ कम इनटू बीइंग? कुड देयर बी अ लॉ दैट आर अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल? क्या कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल हैं? विवादास्पद. कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद. What should we as citizen do under such circumstances? और एक सिटीजन होने के नाते इन सब परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक आता है. फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट डू लॉ अप्लाई टू ऑल? क्या सभी पर कानून लागू होता है? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? तो इसके लिए एक सिचुएशन हमें दी गई है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अपने सन की हेल्प करता है हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन ए 10-year जेल सेंटेंस. उसके पुत्र को जो है जेल की सज़ा दी जाती है, 10 साल की जेल की सज़ा दी जाती है, और उससे बचाने के लिए वो उसको भगा देता है या फिर उसको, अपने बेटे को वहाँ से भागा निकालने में उसकी हेल्प करता है. तो डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट? क्या आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो एक्शन था वो सही था? तो हम सब यही सोचेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था. शुड हिज सन बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल? क्या सिर्फ उसे सज़ा इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि उसके पिता जो थे वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों ही रूप से काफ़ी पावरफुल थे? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं. द अबाव इज़ अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ. अगर हम ऊपर का केस देखें तो ये पूरी तरीके से वायलेशन ऑफ लॉ का केस दिखता है, कानून के उल्लंघन का केस दिखता है. एज यू रीड इन फर्स्ट चैप्टर, हमने जैसा कि पहले भी फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व एग्रीड दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. किसी भी तरह का मनमाना प्रयोग नहीं होना चाहिए अपनी पावर का आज़ाद भारत में. आज़ाद भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत का मनमाना उपयोग नहीं कर सकता है. दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सर्वल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ. और इसके लिए हमारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कई प्रोविज़न बनाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर इक्वल बिफोर द लॉ. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो ये है कि आज़ाद भारत में कानून के समक्ष हर व्यक्ति बराबर होगा. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर. कानून किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग के आधार पर किसी भी तरीके से उनके बीच में भेदभाव नहीं करता है. वॉट द रूल ऑफ लॉ मीन्स? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. जितने भी कानून हैं वो सभी व्यक्तियों पर, सभी नागरिकों पर बराबर रूप से लागू होते हैं. देश के सभी नागरिकों के लिए कानून समान है. नो वन कैन बी अबाउट द लॉ. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट, चाहे वो कोई भी हो. एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ स्पेसिफिक पनिशमेंट. हर एक क्राइम के लिए, हर एक अपराध के लिए और कानून के उल्लंघन का स्पेसिफिक पनिशमेंट है. एक पर्टिकुलर सज़ा रखी गई है कि भाई हेलमेट नहीं पहना है, कानून का उल्लंघन किया है तो इसकी क्या सज़ा होगी, कितना जुर्माना दिया लगेगा, अगर जुर्माना नहीं देते तो कितनी जेल होगी. इसी तरीके से किसी ने किसी की हत्या कर दी है या किसी को चोरी करी है किसी के यहाँ, तो इन सब की पनिशमेंट फिक्स हैं, स्पेसिफिक हैं. और इसके साथ ही उस स्पेसिफिक पनिशमेंट तक पहुँचने का भी एक पूरा
प्रोसेस है, मतलब उसको सज़ा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने ये क्राइम किया और उसको ये सज़ा मिल गई। इस सज़ा तक पहुंचने का भी एक पूरा प्रोसेस होता है। पर इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। लेकिन प्राचीन भारत में क्या होता था, स्थानीय कानून होते थे बहुत सारे। हर एक एरिया में हर एक जो कम्युनिटी होती थी उसका अपना एक लॉ होता था, अपना कानून होता था, और उनके हिसाब से वो अपनी कम्युनिटी को चलाते थे। और उसमें क्या होता था कि इन सेम केस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड्स। सेम केस में पनिशमेंट जो होता था दो पर्सन के बीच में डिसाइड करता था, डिपेंड करता था उनकी कास्ट और उनके बैकग्राउंड पर, कि अगर वो जो है विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, अगर कोई लोअर कास्ट का है तो उसको हार्शली पेनलाइज्ड किया जाएगा, मतलब उसके साथ उसका जो पेनल्टीज़ है, उसको जो दंड है, वो उस सज़ा जो है वो ज़्यादा कठोर दी जाएगी। It is often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India. ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो लॉ है या कानून की व्यवस्था जो है वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी या अंग्रेज़ों ने बनाई थी। कानून की व्यवस्था की शुरुआत जो है वो अंग्रेज़ों ने की थी, लेकिन हमारे जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार जो हैं, वो इसके लिए मना करते हैं। उनका जो मना करने के कारण है वो दो कारण है। फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्ररी। उनका ये मानना था कि जो कॉलोनियल रूल था, जो अंग्रेज़ों का शासन था, वो मनमाना था। दूसरा, सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्पेयर इन ब्रिटिश इंडिया। उसी के साथ जो भारत के नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी जो थे, उन्होंने भी भारत में कानून के विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, या उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए थे भारत में कानून व्यवस्था लाने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्ररीनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। ब्रिटिशर्स के जो आर्बिट्ररी मनमाने रूप से कानून बनाने का जो एग्जाम्पल है वो है सेडिशन एक्ट। सेडिशन एक्ट का मतलब होता है राजद्रोह का एक्ट, जो कि 1870 में आया था। दिस आइडिया ऑफ सेडिशन वॉज वेरी बोल्डली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। इस कानून में क्या कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करती है या उसका आलोचना करती है तो उसे बिना किसी मुकदमे के अरेस्ट कर लिया जाएगा। इनके इसी आर्बिट्ररीनेस का एक और एग्जांपल है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है, अनदर एग्जांपल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्ररीनेस वाज द रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में भी वही बात कही गई थी कि अगर कोई किस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है या उसके बारे में, या गवर्नमेंट जो है वो बिना किसी कारण से, रॉलेट एक्ट में क्या किया गया था, अगर जो कोई भी व्यक्ति, रॉलेट एक्ट में कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश सरकार चाहती तो वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी मुकदमे के। उनकी मर्जी आई किसी को भी उठाकर जेल में वो डाल सकती थी। और इसी की वजह से कई लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, और इसी विरोध के चलते हमारा कई लोग जो विरोध कर रहे थे उसमें थे डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन। डॉक्टर सैफुद्दीन, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था इसके, उनके रॉलेट एक्ट का विरोध वो कर रहे थे। तो इसके लिए उनको अरेस्ट करने की वजह से एक पब्लिक मीटिंग रखी गई थी। अ पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग रखी गई थी। वहाँ पर जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर एंटर्ड द पार्क विद हिज ट्रूप्स। दे closed the only exit and without giving any warning General Dyer ordered the troops to fire। और उन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया, फायर का ऑर्डर दे दिया। और इसमें कई लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए, इवन दैट, और कई महिलाएं भी थी उसमें, कई बच्चे भी थे। तो ये देखा हमने एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देखे, एक तो सेडिशन एक्ट का और एक रॉलेट एक्ट का, जिसमें कि ब्रिटिशर जो हैं अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे थे।
The Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the ब्रिटिश। भारतीय राष्ट्रवादी जो थे अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध करते थे और उनकी आलोचना करते थे। They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice। वे अपनी बातों को मनवाने के लिए क्या करते थे, संघर्ष करते थे और वे ज़्यादा समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिसका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो वो सिर्फ सेट ऑफ रूल्स नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे, इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस। By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect the colonial courts. They began to use law to defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. भारतीय जो कानून विशेषज्ञ थे अपने देश के लोगों के लिए अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evaluation of the rule of law during the colonial period. इस प्रकार जो हमारे ब्रिटिशर्स का शासन था, कानून के शासन के विकास क्रम में, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास आगे बढ़ाने में यहाँ के लोगों की कई तरह से योगदान था। तो अगर ये कहा जाए कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ही लॉ को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो नहीं, भारतीयों की भी भारत के लोगों की या भारत के जो कानून विशेषज्ञ थे उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगिन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। और संविधान की जैसे ही हमारी संविधान मिली, संविधान बनाया गया, तो इसमें स्वीकृति मिलने के बाद ये दस्तावेज एक आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। क्या था, फाउंडेशन था, ये आधारशिला हो गई कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव देश में कानून बनाए। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस। हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानून में अमेंड करना मतलब संशोधन करते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है 6th क्लास में जो आपने पढ़ा ही होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड पर्पस दैट न्यू लॉ इज नेसेसरी। कैसे लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून बनाना ज़रूरी है, वे कानून के प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हाउ डू न्यू लॉ कम्स अबाउट, कैसे एक नया कानून बनता है। और साथ में ही हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। रीड द चैप्टर एंड डू द क्वेश्चंस एंड मोर you do that. Read about the Jallianwala Massacre and the Rowlatt Act. Thank you.